दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 5 फिरोजशाह रोड को अपना आशियाना बना चुके हैं, लेकिन दामन से शीश महल के दाग धुल नहीं रहे। बीजेपी किश्तों में शीश महल की वीडियो पोस्ट कर रही है। चुनाव जीतने पर जनता के लिए शीश महल का दरवाजा खोलने का वादा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अरविंद केजरीवाल को लेकर शीश महल पर सख्त है। फिल्म शीश महल पार्ट 1, लोकेशन दिल्ली, स्टार कास्ट अरविंद केजरीवाल, प्रोडक्शन आम आदमी। इसी टाइटल के साथ 4 मिनट 20 सेकंड की ये वीडियो क्लिप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पोस्ट की है। वीडियो भले ही 2 दिन पहले पोस्ट की गई हो, लेकिन दिल्ली के चुनावी थिएटर में अब तक चल रही है। 4 मिनट 20 सेकंड लंबे इस वीडियो के जरिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर 420 के तीर छोड़ रही है। 5 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करके घर पे मिनी बार, एल शेप सोफा, 6,40,000 ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट, 18,52,000 रुपए, किचन इक्विपमेंट 40 लाख, डबल एक्सेल का शर्ट कहां से लाते हैं पता नहीं, खुद ही सिल लेते हैं। और वो जो पेन जो लगाते हैं, चप्पल, ये सब करके वो सिल्क कारपेट पे चल के मिनी बार रखे हुए हैं। मतलब ऐसा हमने व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस आंदोलन को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ी, अब उसी मुद्दे के जरिए बीजेपी आपको घेर रही है। यही वजह है कि आज शीश महल पर बीजेपी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कांग्रेस भी केजरीवाल पर कहर ढा रही है। तुम्हें दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा कि ये पैसा आया कहां से। कमाई का सोर्स तुम्हें बताना पड़ेगा। वो शराब घोटाले से आया है, जल बोर्ड से आया है, पैनिक बटन घोटाले से आया है, शिक्षा के घोटाले से आया है, हेल्थ के घोटाले से आया है, नकली दवाइयां बेच के आया है। और दिल्ली सवाल करेगी, पैसा किसका था? आम जनता का था। कहाँ लगना चाहिए था? आम जनता को बेरोजगारी, महंगाई से राहत पे लगना चाहिए था। उस टेम्परेरी सीएम आवास पर केजरीवाल जी आपने जनता का इस महंगाई में 33 करोड़ रुपया फूंक डाला। आप झूठ हैं, आप धोखा हैं, आप फरेब हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का बिगुल फूंक रहे हैं, तो आप शीश महल का जवाब कानून व्यवस्था से दे रही है। चेहराहीन पार्टी है भाजपा। कभी तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठा लें। रोज 3 महिलाओं के रेप हो रहे हैं दिल्ली में, रोज 17 लोगों की किडनैपिंग हो रही है, 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है दिल्ली पर। कभी तो इस पर भी चिंता व्यक्त कर लें। शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। करप्शन के मुद्दे पर सीधे अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं। खुद पीएम मोदी दिल्ली की 2 जनसभाओं में शीश महल का मुद्दा उठा चुके हैं। वहीं दिल्ली में 11 साल से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस भी महिला वोटरों के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करना चाहती है। इसीलिए आज कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी चुनावी गारंटियों की शुरुआत प्यारी दीदी योजना से की है। दिल्ली के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी अपना फोकस महिला वोटरों पर शिफ्ट करते हुए केजरीवाल की महिला सम्मान योजना के जवाब में प्यारी दीदी योजना लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस की ओर से गारंटी का ब्रांड एम्बेसडर बनकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे और कर्नाटक मॉडल की तरह दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर दिल्ली की महिलाओं को गारंटी दे दी कि पहली कैबिनेट में दीदी स्कीम लागू हो जाएगी। मैं आज प्यारी दीदी योजना शुरू करने आया हूं। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी। हम पहली कैबिनेट से हर महीने 2500 रुपए देंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों के चुनाव में महिलाओं के लिए कैश स्कीम की कामयाबी को देखते हुए दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों की नजर महिला वोटरों पर है। केजरीवाल ने पहले से महिला सम्मान योजना लॉन्च करके लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी हर महिला को 2100 रुपए देगी। केजरीवाल को काउंटर करने के लिए कांग्रेस प्यारी दीदी योजना लेकर आ गई है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए देने की गारंटी दी जा रही है, जबकि महिला वोटरों के लिए बीजेपी ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे बीजेपी के नेता और उम्मीदवार पहले से ही महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। लिफाफे में क्या, लिफाफे को लेकर बड़ा यहाँ पे शोरगुल है, क्या है इसमें? जो हमें दिया गया है सर ने, ये हमारे लिए सम्मान योजना, हम सीनियर सिटीजन हैं। दिल्ली में 1-2 दिन में चुनाव का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि उसके बाद औपचारिक तौर पर बीजेपी भी अपने लोक लुभावन स्कीम की घोषणा करेगी।
दिल्ली में चुनाव की तारीखों से पहले आज निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली के वोटरों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में वोटरों की संख्या 1.9% बढ़कर कुल 1,55,24,858 वोटर हो गई है। लेकिन आपने अब दिल्ली में वोटर घोटाले का आरोप लगा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट सामने आते ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बड़े वोटर घोटाले का आरोप लगा दिया। नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। क्या आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं दिखाई? दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने जिस नई दिल्ली विधानसभा में वोटर घोटाले का आरोप लगाया वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का चुनाव क्षेत्र है। आपके मुताबिक केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में 5.77% मतदाताओं के नाम हटाकर 10% वोटरों के नाम जोड़ दिए गए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया की मियाद खत्म होने के बावजूद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में बड़ी संख्या में वोट काटने और जोड़ने की एप्लीकेशन लगाई जाती रही। 29 अक्टूबर से 2 जनवरी के बीच 6,167 वोटरों के नाम हटाने की अर्जियां और 15 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 10,500 वोटरों को जोड़ने की अर्जियां दी गई। एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हर चुनाव से पहले नाम काटने और जोड़ने की प्रक्रिया में हर पार्टी का BLA शामिल रहता है। BLA होता है बूथ लेवल एजेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। कांग्रेस वाले भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं, आम आदमी पार्टी के BLA भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं। ये सारे BLA और BLO बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे BLA तो काम कर रहे थे, इनके BLA कहाँ थे? शीश महल में मिनी बार में बैठे हुए थे या टोटो पे? बताइए कहाँ थे इनके BLA? नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाए थे कि नई दिल्ली में केजरीवाल घोस्ट वोटरों के भरोसे चुनाव जीतते आए हैं, जबकि खुद अरविंद केजरीवाल पहले से वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने और पुराने नाम हटाने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। दिल्ली से अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। बिहार में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोपहर को कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया, लेकिन रात होते होते बिना शर्त जमानत मिल गई। प्रशांत किशोर छात्र आंदोलन के जरिए सियासी पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आज जो हुआ और लोगों का जो समर्थन उन्हें मिला, उसने उन्हें नेता बना दिया है। तड़के करीब 4 से 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब पटना पुलिस की फौज गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के धरने पर पहुंची थी। इसी दौरान का ये थप्पड़ वायरल हो रहा है। सुबह जब ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर पोस्ट का सैलाब आ गया। दावे होने लगे कि प्रशांत किशोर को पटना की पुलिस ने थप्पड़ मारा। प्रशांत किशोर के समर्थक भी दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने पीके को थप्पड़ मारा। हालांकि वीडियो को गौर से देखने पर पता चलता है कि पुलिस ने जो थप्पड़ चलाया है वो प्रशांत किशोर को बचा रहे काले जैकेट वाले समर्थक को लगा है। थप्पड़ चाहे समर्थक को लगे या प्रशांत किशोर को, पुलिस के इस थप्पड़ कांड को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। प्रशांत किशोर ने भी साफ किया है कि उन्हें थप्पड़ नहीं मारा गया। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाई लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं है। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर का पुलिस की सुरक्षा में मेडिकल कराया गया। इसके बाद कोर्ट में पेशी हुई, जहां अदालत ने 25,000 के मुचलके पर शर्तों के साथ जमानत दे दी, लेकिन पीके ने शर्तों के साथ जमानत लेने से इनकार कर दिया। नतीजा हुआ कि 14 दिनों के लिए जेल भेजे गए।
विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर जेल जाना स्वीकार किए हैं क्योंकि वो नेता बनना चाहते हैं। चलिए जो ठीक है। यूपी बिहार में एक कहावत है कि जेल चला गया मतलब पक्का नेता हो गया। प्रशांत किशोर की ये पहली जेल यात्रा है। जेपी के छात्र आंदोलन में लालू नीतीश जैसे नेता जेल गए थे। आज बीपीएससी आंदोलन में प्रशांत किशोर जेल चले गए हैं। वैसे लालू और नीतीश दोनों की पार्टी के नेता आज प्रशांत पर निशाना साध रहे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी, उनका भरोसा बीपीएससी पर है कि फर्जी आरोप से फर्जी राजनीति की दिशा तय होती है। ये करोड़ों की वैनिटी वैन में आराम करते हैं, लेकिन मीडिया के सवालों पर वो बैन करते हैं, इसलिए पूरा चेहरा बेनकाब हो गया। इस आंदोलन को भी बदनाम कर दिया। पहले लाठी डंडे से छात्रों को पिटवाया। ऐसा अनशन तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। कैसा VIP बैन लगा करके वहां टॉयलेट करने जा रहे थे, 25 लाख पर डे जिसका किराया हो। असल में प्रशांत किशोर जिस गांधी मैदान में अनशन कर रहे थे वहां आंदोलन की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कानून तोड़ा जिसके तहत गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने जमानत के साथ शर्त रखी थी कि पीके आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन पीके को यह शर्त मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने जेल जाने का फैसला लिया। फिलहाल पीके को बिना शर्त रिहा कर दिया गया है। जेल भेजे गए लेकिन अंदर नहीं जाए। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पीके अब असली नेता बन गए हैं। वैसे प्रशांत किशोर ने पिछले साल जब से पार्टी बनाई है तब से बिहार की राजनीति में उनकी चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा के उपचुनाव में पीके ने अपने उम्मीदवार उतारकर सियासी समीकरण बिगाड़ दिया था। इमामगंज, रामगढ़, तरारी, बेलागंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 10 दिन पहले ही पीके को स्कूल का बस्ता, आपको बताते चले, उनका चुनाव चिन्ह मिला था। इनमें से इमामगंज में जनसुराज को 37,106 वोट मिले। आरजेडी को 5,945 से हार का सामना करना पड़ा। रामगढ़ में जनसुराज को 6,513 वोट मिले। आरजेडी 1,362 वोट से हारी थी। तरारी में 5,622 वोट मिले थे जनसुराज को। बेलागंज में जनसुराज को 17,285 वोट मिले थे। अभी पिछले महीने ही बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां तीसरे चौथे नंबर पर चली गईं। जनसुराज का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा। यही वजह है कि पीके की रणनीति से बिहार के सत्ता पक्ष और मुख्य विरोधी पार्टी के खेमे में बेचैनी है। वहीं नीतीश कुमार अब लगातार बोल रहे हैं। 2 दिनों में 2 बार बोलकर उन्होंने आरजेडी और बीजेपी दोनों को जवाब देने की कोशिश की है। जो आरजेडी 4 दिन पहले तक नीतीश को न्योता भेज रही थी, उसी आरजेडी को नीतीश ने एक बार फिर से जो कहा, उसके बाद नीतीश आरजेडी की नजर में खटकने लगे हैं। बयान नंबर 1, मुजफ्फरपुर में बोले नीतीश। वो सबको खूब प्रेस वाला पर देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। बयान नंबर 2, वैशाली में नीतीश का बयान। ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। अब हम लोग का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता अंड बंड, उससे कोई नहीं रहते। 2 दिन में 2 बयान, वो भी कैमरों पर। नीतीश ने खुलेआम कह दिया कि बीजेपी के साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। पिछले महीने भर से नीतीश के इधर उधर जाने की चर्चा थी, लेकिन नीतीश चुप थे। अब जब बोलना शुरू किया तो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, पत्रकारों को याद दिला रहे हैं। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और उसका वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करेंगे, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग। नीतीश कुमार जब अटल जी का नाम ले रहे थे, बगल में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खड़े होकर सुन रहे थे। पिछले महीने विजय सिन्हा ने ही कहा था, अटल जी का सपना तब पूरा होगा जब बीजेपी का सीएम होगा। भाजपा की अपनी सरकार हो, तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी हमारा और आपकी मन के अंदर वो आग और फर्क शांत होगा। विजय सिन्हा को बगल में खड़ा करके इस बयान के जरिए नीतीश ने बीजेपी को एक तरीके से जवाब भी देने की कोशिश की। साफ है, नीतीश ने जब मुंह खोला तो लालू यादव को भी जवाब दिया और बीजेपी को भी। लालू के खुले दरवाजे में एंट्री करने से नीतीश ने मना कर दिया। वहीं बीजेपी को भी बता दिया कि वो चॉइस किसकी है। यही वजह कि आरजेडी नीतीश पर अब हमलावर है और अब नीतीश के उस बयान में विवाद खोज रही है जिसपे वो महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। महिलाएं पहले कहाँ उतना बढ़िया दिखती थी,
अब आजकल कितना बढ़िया रखती है, देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है, ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। नीतीश के इस बयान को आरजेडी के नेता मुद्दा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव से लेकर शक्ति यादव तक नीतीश के बयान पर पोस्ट कर रहे हैं। पहले कुछ कहाँ था, सब कुछ तो नीतीश कुमार जी ने बना दिया। पहले किसी को कपड़ा नहीं था पहनने का, नीतीश जी ने कपड़ा पहना दिया। पहले किसी का शक्ल अच्छा नहीं था तो नीतीश जी ने शक्ल अच्छा बना दिया। जो पहले है सब चीज बर्बाद था, सब कुछ तो संसार को बचाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। कुछ बचा कहाँ आप करने को। तेजस्वी यादव ने तो पोस्ट करते हुए ये भी लिख दिया कि 4 लोग सीएम को चला रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार तक बता दिया है। और अब बात करेंगे आपकी सेहत की। 3 साल पहले की ही बात है। कोरोना की वजह से इस मास्क के बिना हम और आप घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। फिर धीरे धीरे मास्क हटा और जिंदगी नॉर्मल हो गई। लेकिन बुरी खबर यह है कि चीन में फिर से एक नया वायरस आ गया है। इसका नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। बीते कई दिनों से दावा किया जा रहा है कि इस नए वायरस से चीन के लोग बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दावा है कि सर्दियों के सीजन में आए इस वायरस ने चीन में फिर से कोरोना जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज उन दावों को और ज्यादा पुख्ता करते हैं। भारत में भी इस वायरस से जुड़े 3 केस मिल चुके हैं। यह खबर जब देश में फैली तो लोग परेशान होने लगे। कोरोना वाला डर सताने लगा। ये मास्क लोगों को याद आने लगा। लोगों की घबराहट को समझते हुए केंद्र सरकार तुरंत एक्शन में आई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के लोगों के सामने सरकार का एक्शन प्लान साझा किया है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सरकार की ओर से आपसे अपील की गई है कि आप घबराएं नहीं। ये कोई इतना बड़ा वायरस नहीं है जो कोरोना जैसी महामारी लेकर आए। लेकिन एक सच ये भी है कि कोरोना के बाद हर वायरस से अब लोगों को डर लगने लगा है। इसीलिए हमने इस वायरस पर डिटेल जानकारी देने के लिए आपके लिए एक रिपोर्ट बनाई है। अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ बैठकर तसल्ली से आप इस रिपोर्ट को देखें और सतर्क रहें। चीन फिर बीमार है। फिर अस्पतालों में भीड़ के दावे हैं। फिर एक नया वायरस आया है। चीन ने इससे जुड़ा कोई डेटा नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि वहां दिसंबर के महीने में इन्फेक्शन वाली बीमारियां बढ़ी हैं। रिपोर्ट बताती है कि HMPV मामलों में उछाल के कारण अचानक होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़े हैं। दावा है कि वहां 14 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। लेकिन इसका सही डाटा क्या है किसी को नहीं पता और यही कंफ्यूजन दुनिया को डरा रहा है। दुनिया के तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस HMPV वायरस को खतरनाक नहीं मान रहे। कहा जाता है कि ये वायरस कोरोना की तरह नया नहीं है, ये दुनिया में पहले से मौजूद है। 2001 में सबसे पहले इस वायरस की खोज हुई। दुनिया के कई देशों में ये पहले से मौजूद है, उनमें भारत भी है। किसी आम वायरस की तरह इसके लक्षण भी खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिसर्च में अनुमान लगाया गया कि बच्चों में 10 से 20% सांस से जुड़ी बीमारियां HMPV के कारण होती है। अधिकांश मामले हल्के होते हैं, लेकिन लगभग 5 से 16% बच्चों में निमोनिया जैसा संक्रमण विकसित हो जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक HMPV खतरनाक तो नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता कि चीन में वायरस का कौन सा रूप लोगों को मार रहा है। अब सवाल उसमें म्यूटेशन को लेकर है। पैनिक क्यों हो रहा है? पैनिक इसलिए हो रहा है कि चाइना से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसने एक ऐसा रूप ले लिया है जो इसमें के मौतें हो रही हैं। हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये कोई कौन सा म्यूटेशन है। ट्रैवल चलती रहेगी और अगर कोई ख़राब म्यूटेंट है जो कि तबाही कर रहा है तो फिर वो फैलेगा कोविड की तरह। तो ये एक चिंता का विषय है और सॉर्ट ऑफ पैनिक का भी विषय है। लेकिन ये सोचना कि कोई नया वायरस आया, ये नया वायरस नहीं है। अभी तक हर एक्सपर्ट ने वायरस को हल्का ही कहा है।
सबने कहा डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वायरस चीन से निकला है तो डर तो लगेगा ही। आपने वायरस को तो जान लिया, अब भारत में उसकी मौजूदा स्थिति क्या है ये भी जानते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, भारत में भी 3 बच्चों में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है, लेकिन इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सभी बच्चे भारत में रहकर संक्रमित हुए। मतलब साफ है कि भारत में भी HMPV वायरस पहले से मौजूद है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस पहले से भारत में मौजूद था। किसी आम वायरस की तरह ये भी सर्दियों में लोगों को बीमार करता है। खासकर बच्चे इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। चीन में HMPV वायरस के फैलाव की खबरें आईं, तो संभवतः भारत में भी इससे जुड़े टेस्ट हुए। पता चला कि बैंगलोर में 3 महीने का बच्चा संक्रमित है। इलाज के बाद उसकी छुट्टी हो गई। दूसरा बच्चा 8 महीने का है, फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है। तीसरा बच्चा अहमदाबाद का है, वो 2 महीने का है, उसका इलाज चल रहा है। सरकार कह रही है कि वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। चीन में HMVP के बढ़ते मामलों पर 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की। बैठक में कहा गया कि चीन में वायरस को लेकर अभी जो स्थिति है वो असामान्य नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये फ्लू का मौसम है तो अभी ऐसी बीमारियां होती रहती हैं। बैठक में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से सांस से जुड़ी बीमारियों से जुड़े सवाल किए तो पता चला कि आंकड़े बिल्कुल नॉर्मल हैं। कोविड की तरह अचानक सांस से जुड़ी बीमारियां नहीं बढ़ी हैं। सरकार ने संसद में भी बताया था कि अभी देश में ऐसा कोई वायरस नहीं है जो खतरनाक वायरस की श्रेणी में आता हो। हालांकि सरकार चीन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फैसला किया गया कि अब HMPV की टेस्टिंग के लिए लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और पूरे साल उसके रिजल्ट्स की निगरानी होगी। बैठक में एक राहत देने वाली जानकारी भी मिली। बताया गया कि अभी देश किसी भी उभरती स्वास्थ्य चुनौती का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है, इसलिए चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। कनाडा की पीएम ट्रूडो का इस्तीफा हो गया है। लगातार इस बात की अटकलें थी कि वो बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। सांसदों की विरोध के चलते पीएम पद से उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बीते कई महीनों से लगातार घरेलू राजनीति से लेकर विदेशी मोर्चे तक कई चुनौतियों से जूझ रहे थे और हाल ही में हम सब ने देखा था कि भारत विरोधी कई बयान या फिर उनके एक्शन की वजह से हिंदुस्तान के साथ कनाडा के रिश्तों को भी किस तरह से उन्होंने दरार डालने की कोशिश की थी। पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया है। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था। विशाल पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये तो होना ही था, लगातार जिस तरह से उनकी मुखालफत, उनका विरोध किया जा रहा था, आखिरकार वो दिन आ गया और कनाडा के पीएम ने पार्टी नेता का पद भी छोड़ा और पीएम पद भी छोड़ा। चित्रा, बिल्कुल, जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी लीडर के पद से भी इस्तीफा दिया है और प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दिया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर लगातार इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा था। क्योंकि जिस तरह के आर्थिक हालात कनाडा के रहे और इससे पहले जब वहां की उप प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर उसका विरोध जताते हुए, उसके बाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो ज्यादा दिन तक अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर और जो उनकी सरकार चलाने वाले गठबंधन के सहयोगी थे वो कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से खुश नहीं थे। और आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो उन नेताओं में से एक उभरे कनाडा में जो लगातार भारत विरोधी अभियान पिछले कुछ सालों से चला रहे थे, भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे थे, जिसका सबूत कनाडा अब तक नहीं दे पाया। और आखिरकार आप देखिए,
भारत विरोधी अभियान चलाने वाले जस्टिन ट्रूडो को अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। पार्टी लीडर के तौर पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है और यहां पर उन्होंने खुद आकर इस्तीफे का ऐलान किया है, क्योंकि जब से ट्रंप ने चुनाव जीता है अमेरिका में, उसके बाद से वो कनाडा को तो एक राज्य के तौर पर देखते थे अमेरिका के। अगर उनके तमाम बयानों को देखें, उनके ट्वीट्स को देखें, उन्हें गवर्नर तक कहकर संबोधित किया करते थे। और इसके साथ ही साथ जो टैरिफ प्लान की बात कनाडा को लेकर ट्रंप ने की थी, उसके बाद से लगातार यहां पर आलोचना हो रही थी जस्टिन ट्रूडो की, और अपनी ही पार्टी के अंदर उनकी आलोचना की जा रही थी। और इसके पीछे की बड़ी वजह भी थी। बिल्कुल विशाल, जो बड़ी बातें आपने कही हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल है, इसी साल अक्टूबर के अंत में कनाडा में चुनाव भी होने हैं और उनकी जो लिबरल पार्टी है उसके कई नेता लगातार कई मीटिंग्स में उनका विरोध कर चुके थे, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि उनको न सिर्फ पार्टी के बड़े पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और पीएम पद की कुर्सी जाएगी ही जाएगी। तो अब आगे की स्थिति कनाडा में क्या देख रहे हैं आप, और उनकी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए चित्रा, अब से दो दिन बाद यानी बुधवार को लिबरल पार्टी की कॉकस की बैठक होगी, यानी उनकी जो कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है उसमें अगले नेता को चुने जाने पर चर्चा होगी। अगला नेता चुनेगी लिबरल पार्टी वहां की जो है, और यहां पर जस्टिन ट्रूडो ने फिलहाल अपने पद और प्रधानमंत्री पद दोनों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के नेता चुने गए थे उससे और प्रधानमंत्री के पद से, यानी जब तक अब उनकी पार्टी कोई नया नेता नहीं चुन लेती है तब तक अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर या कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो कुर्सी पर रह सकते हैं। लेकिन यहां पर जस्टिन ट्रूडो का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इससे पहले लगातार वो भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे थे, एक भी सबूत नहीं दे पाए, और उनके भारत विरोधी स्टैंड को लेकर कनाडा की जनता उनके बहुत खिलाफ हो गई थी, और लगातार जो रेटिंग्स आ रही थी उसमें भी जस्टिन ट्रूडो पिछड़ते नजर आ रहे थे। और इसके साथ ही साथ क्योंकि जब भारत विरोधी कदम लगातार जस्टिन ट्रूडो उठा रहे थे तो उनकी पार्टी के ही कई सांसद ऐसे थे और उनकी पार्टी के कई नेता ऐसे थे जो उनकी इन नीतियों की खुलकर आलोचना किया करते थे पार्टी मीटिंग्स में भी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को देखते हुए लगातार भारत विरोधी अभियान चला रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी कामयाब होते हुए नहीं दिखाई पड़े। उनके सहयोगी दलों का साथ छूटा, और जब से ट्रंप ने चुनाव जीता अमेरिका में, उसके बाद से यह कहा जा सकता है कि जस्टिन ट्रूडो की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। और खासतौर पर जो टैरिफ प्लान का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया था, उसके बाद से तो कनाडा की राजनीति में भूचाल आ गया था। वहां की उप प्रधानमंत्री, वहां की वित्त मंत्री जो थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और उन्होंने काफी कड़े शब्दों में जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की थी, जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की आलोचना की थी। तो यह कहा जा सकता है कि भारत विरोध अभियान चलाना जस्टिन ट्रूडो को बहुत महंगा पड़ा है, अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी जा चुकी है। बिल्कुल, और कई ऐसे बड़े फैसले हम सब ने देखे और उनके कई ऐसे विवादित बयान भी देखे जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में भी किस तरह से दरार लाने की कोशिश उनकी ओर से की गई। लेकिन यहां पर जो उनकी पार्टी है उसने कोई रिस्क नहीं लिया विशाल, क्योंकि चुनाव में अभी तक जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए थे उसमें सभी में हार का सामना करना पड़ा दिखाया जा रहा था। फिलहाल deeply improved the opportunities and success of Canadians despite the incredibly difficult times the world is going through right now. There's lots more work to be done, and I know that this party and this country and Canadians will keep doing it. If I have one regret, particularly as we approach this election, well, there are probably many regrets that I will think of, but I do wish that we've been able to change the way we elect our governments in this country so that people could simply कनाडा के पीएम को आप सुन रहे थे, यकीनन उनके लिए जो निराशाजनक स्थिति उभरी है, अब अपनी बातों को वो बयां करते हुए पद से इस्तीफा देना पड़ा, पीएम का पद भी गया, और इसी के साथ ही साथ पार्टी के प्रमुख के तौर पर जो कुर्सी उनको मिली हुई थी उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगातार विरोध का सामना उनको करना पड़ा था। जगविंदर पटियाल इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगविंदर, ये माना ही जा रहा था क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से उनके खिलाफ न सिर्फ उनकी पार्टी में बल्कि कनाडा की सड़कों पर भी जिस तरह का विरोध हम सब ने देखा, भारत विरोधी कई निर्णय भी हम सब ने देखे किस तरह से ट्रूडो की ओर से लिए गए, जिसके हिंदुस्तान और कनाडा दोनों जगह मुखालफत हुई और आखिरकार उनकी कुर्सी गई, पद छोड़ना पड़ गया। भारत में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ट्रूडो ने जगमीत सिंह के कहने पर सिर्फ 25 सीटों से उनका समर्थन हासिल करके अपनी 153 सीटों में उसको जोड़कर उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई 4 साल,
उसको देखते हुए वो भूल गए कि जगमीत सिंह जो फैसले उनसे करवा रहे हैं उन फैसलों का नतीजा क्या निकलेगा। एक तरफ इकोनॉमी के मोर्चे पर फेल हुए, इमिग्रेशन के मोर्चे पर फेल हो गए, तीसरी तरफ आप जो हुआ आर्थिक तौर पर जो एम्प्लॉयमेंट का मोर्चा था वहां पर फेल हुए, महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई। और आप क्या कर रहे थे, आप भारत से लड़ रहे थे। आप 2% सिख वोटर्स के लिए वो सब सड़कों पर करवा रहे थे, वो सब लोगों का साथ दे रहे थे जो आपके संबंधों को और आपकी पॉलिसीज को ठीक करने की बजाय और बिगाड़ रहे थे। मुझे ये लगता है कि जगमीत सिंह ने 25 सीटों का समर्थन देके जो हर ट्रूडो का किया है उसकी वजह से अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी हालत हुई। ट्रूडो को लगता था कि वो सिखों के मनचाहे लीडर बन जाएंगे। अरे भैया 2% वोटर के मनचाहे लीडर बनने का फायदा जगमीत सिंह को हो सकता है, जिसे कि एक अपने आप में पावर मेकर बनने की कोशिश करने के लिए ये आंकड़ा जरूरी है। लेकिन आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर होकर 2% वोटों की खातिर एक देश से लड़ रहे हो, अपनी पॉलिसीज को नहीं देख रहे हो, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो दो तरफा मार पड़ी। एक, आपके बाहरी देशों से रिश्ते खराब हुए। आज की डेट में अमेरिका से रिश्ते अच्छे नहीं है, 25% ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप उन पे। दूसरी बात, जगमीत ने आपको इतना मिसगाइड किया और आप उससे मिसगाइड होते रहे, भारत से रिश्ते खराब करते रहे। और जब अंत में जगमीत ने देखा कि अब पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ हो रहा है, तो वो अपनी 25 सीटें लेकर 18 दिसंबर को ट्रूडो को कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप बने नहीं रह सकते। तो जब तक लिबरल पार्टी ये कह रही थी कि आप जगमीत की सारी बातें मत मानिए, तो इन्होंने मानी नहीं। अब जब लिबरल पार्टी ने कह दिया, उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्रिस्टियाना ने कह दिया कि मैं तो इस्तीफा देती हूँ, आपके साथ काम नहीं कर सकती, आप पोर्टफोलियो बदलने की बात करते हैं, मैं पोस्ट ही छोड़ती हूँ। तो ट्रूडो जिस तरह से घिरे, उनकी जो बुद्धि थी उस बुद्धि का उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे। इस्तीफे का लगातार दबाव बढ़ा था, जिसके बाद कनाडा के पीएम को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। पिछले कई महीनों से घरेलू मोर्चे पर लगातार उनकी मुखालफत हो रही थी। खुद उनकी पार्टी के कई सांसदों की ओर से उनका विरोध किया गया और इसी वजह से न सिर्फ पार्टी के नेता का पद गया, बल्कि प्रधानमंत्री पद भी उनको छोड़ना पड़ गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत के साथ संबंध भी जिस तरह से उन्होंने खराब किए, आज के पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। फिलहाल उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है, लेकिन नया पीएम चुने जाने तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।